हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल विल बी डूइंग वेरी वेल। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से स्टार्ट किया था और उसको बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर होल नंबर क्या होते हैं, फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हमने बताया था कि इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है उन्हीं को रियल नंबर्स कहा जाता है। फिर हमने स्टार्ट किया था इसके बाद में कि किसी नंबर की फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, किसी नंबर के मल्टीपल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, फिर इन प्राइम फैक्टर्स का क्या रिलेशन होता है किसी नंबर के एलसीएम से, किसी नंबर के एचसीएफ से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इसको कवर किया था। फिर हमने ये देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ और गिवन नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है, ये हमने कर लिए थे। आज का जो ये हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो चीजें बाकी रह गई हैं उन चीजों को आज हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हो, वो चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, वो हर तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं और ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको हमारे पिछले वीडियोस भी जाकर के विजिट करने पड़ेंगे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, और जो क्वेश्चंस अभी बाकी रह गए उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे और बताएंगे हम आपको कि वो क्वेश्चंस एक्चुअली कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उन क्वेश्चंस की स्पिरिट के अंदर हम जाएंगे। हाउ टू सॉल्व, ये तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा। हम ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन एक्चुअली कहते क्या हैं, उन क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है, उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे समझे, कैसे रियलाइज करें, कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रूफ दैट 6 power n cannot end with the digit 0। हमें ये प्रूफ करना है कि 6 पावर n ये जो नंबर है ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 0 पे नंबर एंड कौन से करते हैं। 0 पे एंड करेगा 10, 0 पे एंड करेगा 20, 0 पे एंड करेगा 30, 0 पे एंड करेगा 40, 0 पे एंड करेगा 50 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर ये 0 पे एंड कर रहे हैं। अब अगर ये 0 पे एंड कर रहे हैं तो इनकी कुछ खासियत भी होगी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, इनकी कुछ क्वालिटीज भी होगी, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स? तो अगर हम 10 के फैक्टर करेंगे तो हमें 2 into 5 मिलेगा। 20 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 2 into 2 into 5 मिलेंगे। 30 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो इसके फैक्टर मिलेंगे 2 into 3 into 5। 40 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो मिलेंगे 2 into 2 into 2 into 5। इन सारे फैक्टर्स में एक चीज कॉमन है और उसी चीज को हमें निकाल लेना है। वो चीज क्या है? वो ये है कि इन सारे के सारे फैक्टर्स में हमें 2 और 5 एज फैक्टर्स मिलते हैं। 2 और 5 सभी के अंदर मिलते हैं। क्या मतलब है फिर? मतलब ये है कि जो नंबर 0 पे एंड करेंगे उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है। यानी जिन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होते हैं वो नंबर ही 0 पे एंड करते हैं।
जिन नंबर फैक्टर 2 और 5 नहीं होते एज फैक्टर, वो नंबर 0 पे एंड नहीं कर सकते। दिस इज द ऑफ दिस क्वेश्चन। यही है, बस इसका हो गया। इसका मतलब कि अगर ये 0 पे एंड करेगा, इस में 2 और 5 का होना जरूरी है, और अगर 2 5 इसके फैक्टर्स में नहीं है, दैट मीन्स ये 0 पे एंड नहीं कर सकता। इसमें n का क्या रोल है? n इसके अंदर एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन गिवन है 6 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि 6 पावर n लिखना है, 6 के हमें फैक्टर करने हैं, और उसके बाद हमें ये दिखाना है, ये शो करना है कि 6 के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर 0 पे एंड नहीं कर सकता। सर इसमें 2 तो है, पर 2 से काम नहीं चलने वाला। 2 के साथ साथ में 5 का भी होना जरूरी है। किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो तो वो 0 पे एंड नहीं करेगा। 0 पे एंड करने के लिए 2 के साथ साथ में 5 का भी होना लाजमी है। 2 और 5 जब दोनों ही होंगे प्राइम फैक्टर्स, तभी जाकर के वो नंबर 0 पे ऐड करेगा। तो यहां पे हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 नहीं है, इसलिए 0 पे एंड नहीं करेगा, एंड दिस हैज बीन सॉल्व्ड। और इसमें कुछ भी नहीं। अब आपको सिर्फ लिख देना है कि सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 does not include 2 and 5, therefore this number cannot end with 0. Since 6 does not have 2 and 5 as prime factors, so 6 power n cannot and with the digit 0. This is how this question will be solved. Okay, इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सेम प्रोसेस है और सेम मेथड है। एक चीज आपको याद रखना है, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब आपको बताना है कि क्या यह नंबर 0 पे एंड करेगा। सिमिलरली 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर में आप पाएंगे कि 12 के फैक्टर जब आप करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों नहीं होंगे, मतलब दोनों का होना लाजमी है। 2 होगा पर 5 नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 0 पे एंड नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये एक कंपोजिट नंबर है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 हमने लिया, इसके फैक्टर 2 × 2 × 3, इसके पास फैक्टर 1 2 3, 3 फैक्टर्स तो ये हैं। एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 12 होगा, तो इसके ओवरऑल फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक, कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर ये पूरा एक नंबर बनेगा, एक नंबर ये बन रहा है, तो इसमें और इसमें 13 है कॉमन। 13 आप कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा 7 × 11 × 1 + 1, क्या हो जाएगा 13, एंड 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 + 1, and it will become
13 इंटू ये हो जाएगा 78। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो भी नंबर बनता है उसका एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 78 है, और हर नंबर का फैक्टर वो होता ही है, और हर नंबर का वो नंबर खुद एक फैक्टर होता है। तो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और तो इसका फैक्टर ऑलरेडी है ही, तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए। अब 2 से ज्यादा हो गए इसलिए ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। डिड यू गेट इट? इस नंबर के फैक्टर 1, 2, 1 ये 3, तो 2 से ज्यादा हो गए, तो 2 से ज्यादा हो गए इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ अब इतना लिखना है, बिकॉज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस इज वाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह से एक नंबर और लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन व्हाई इज दिस नंबर अ कंपोजिट नंबर। कहानी सेम है, फंडा सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या सेम है? इस पूरे में और इसमें 5 है कॉमन, बचा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहां से 5 गया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। 5 कॉमन लिया मतलब 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, तो यहां पे 1 बच गया। ओके, ये पूरा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये इंटू 1 होगा, इंटू 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 120 में से आप 0 हटा दीजिए, बचेगा 12, 12 6 जा 72, और ये वाला 0 जो हमने छोड़ा था। ठीक, और ये प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू 7 21। ओके, तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर 1 तो हो नहीं है, तो इस नंबर के भी फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए। जब फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 is an irrational number. Irrational number. हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ये काफी कंफ्यूजिंग है और काफी डिफिकल्ट है और काफी डाउट क्रिएट करने वाला है। तो इसको आज हम आपको इस तरह से बताएंगे कि जो भी डाउट्स इसके बारे में, इस क्वेश्चन को लेकर के और इसको कैसे प्रूफ करते हैं, उसको लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है वो आज आपके सारे में क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो ये एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है बच्चों? इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड का यूज किया जाता है। सर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। सर ये विरोधाभास क्या होता है? सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जो माना हुआ है या आपका जो इमेजिनेशन है, जो आपके अंदर किसी चीज को लेकर के परिकल्पना बनी हुई है, हाइपोथेसिस बनी हुई है, वो एक्चुअली वैसी है ही नहीं। इसको कहते हैं विरोधाभास, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज आपने क्वाइन देखा होगा, 2 रुपए का क्वाइन,
1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन। इन कॉइन्स के ऊपर आपने देखा होगा अशोक की एक लाट है जिसके अंदर कुछ लॉयंस बने हुए हैं। इनमें आपने लॉयंस कितने देखे? तो आप बताएंगे कि 3 देखे। एक इस तरफ का उसका फेस होता है, एक इस तरफ का फेस होता है और एक सामने का फेस होता है। 3 लॉयन आपको दिखाई पड़ते हैं, पर एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली इसमें 4 फेस हैं, 4 लाइन्स हैं। एक इस तरह का फेस किया हुआ है, एक इस तरफ का फेस किए हुए और एक पीछे का फेस किए हुए और एक सामने का फेस किए हुए। तो आपने अज्यूम ये किया, जैसा आपने देखा कि ये जो अशोक की लाट है इसके अंदर 3 लॉयंस हैं, पर एक्चुअली क्या है? पर एक्चुअली 4 लाइन्स है। तो आपको जो एजम्पशन है, जो आपकी इमेजिनेशन है कि इसके पास 3 लाइन्स है, वैसा है ही नहीं। एक्चुअली क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि इसके पास 4 लायंस हैं। इसी को कहते हैं विरोधाभास। जैसे आपने ताजमहल देखा, तो आपने देखा कि फ्रंट में जैसा है वैसा ही साइड में है, वैसा ही इस साइड में है। यानी आपने देखा कि ताजमहल तो 3 तरफ से एक जैसा है, पर एक्चुअली ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो पीछे का फेस है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो हमें जितना दिखता है उतना हम अज्यूम करते हैं, लेकिन जैसा हम अज्यूम करते हैं वैसा होता नहीं। तो जैसा अज्यूम करते हैं वैसा होता नहीं है। दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये √2 इरेशनल है, लेकिन इसको हम रेशनल मानेंगे और रेशनल मान करके, रेशनल अज्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको रेशनल माना है। और ये जो p और q है वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। सर ये कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम तो समझ में नहीं आया बच्चों। कोप्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। लेट अस सपोज 3 एंड 4, इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। कैसे सर? 3 के फैक्टर करो 1 इंटू 3, 4 के फैक्टर करो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो HCF कितना हुआ बच्चों? HCF हो गया बच्चों इसका 1। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कोप्राइम है, यानी कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो होते हैं कोप्राइम। तो यहां पे हमने P और Q को कोप्राइम माना हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P और Q के पास जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। दैट मीन्स P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 1, यानी कि P और Q का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। ठीक, अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा p², ये बन जाएगा q²। ओके, ट्रांसपोज कर लेंगे तो आएगा q² इक्वल्स टू p²/2। यहां से हमने क्या पाया? यहां से हमें ये मिला कि 2p² को डिवाइड करता है, यानी p² इज डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 क्या करता है? डिवाइड्स p²। अगर 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स p। सर यही बात तो समझ में नहीं आई। अगर 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को कैसे डिवाइड करेगा? आइए समझते हैं कैसे करेगा।
देखते हैं इधर साइड में। पी स्क्वायर कोई नंबर है, सपोज ये 4, ये पी स्क्वायर है, ठीक। पी स्क्वायर को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो पी को भी क्या 2 डिवाइड करेगा, तो अगर पी स्क्वायर 4 है तो पी कितना होगा, 2 होगा। अब 2 को क्या 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। दिस इज कंपल्सरी। सिमिलरली पी स्क्वायर एक नंबर है जो है 16, क्या 16 को 2 डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है, तो पी क्या होगा, पी होगा 4, क्या 2 4 को डिवाइड करेगा, हाँ डिवाइड करेगा। तो अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर पी को भी डिवाइड करेगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ओके, क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई है कि 2 डिवाइड्स पी। ओके, अब यहीं से पकड़ेंगे, 2 पी को डिवाइड करता है, तो 2 पी को डिवाइड करता है, इसको हम मान लेते हैं कि कोई इंटीजर है जो कि सी के बराबर है। अब सर ये सी कहां से आ गया, या इसको हम पी क्यू आर मान लेते हैं, सपोज पी और क्यू माना था तो इसको आर मान लेते हैं, तो ये आर कहां से आ गया, आर यहां से आ गया कि अगर 416 को अगर डिवाइड किया था 2 ने तो 8 आया था, अगर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो एक नंबर हमें मिलेगा जो कि इससे डिफरेंट होगा। ये जो नंबर मिला है ये इस वाले से डिफरेंट है। ये जो डिफरेंट नंबर है ये भी एक इंटीजर है। ये जो डिफरेंट नंबर है इसी को हम आर मान लेंगे। समझ गए? तो ये आर कहां से आया, आर को एक इंटीजर है, और ये इंटीजर क्या है, 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया है तो एक इंटीजर मिला है, जो इंटीजर मिला है उसी को हम आर मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लिख लेंगे वेयर आर इज एन इंटीजर। ओके, यानी कि p/2 = r हम ले लेते हैं। अब इसमें स्क्वायर करेंगे तो आएगा p²/4 = r²। ओके, p² हो जाएगा 4r²। अब ये जो p² है इसकी वैल्यू यहां से अगर हम फाइंड करें, यहां से फाइंड करेंगे तो p² आएगा 2q²। यहां से फाइंड करेंगे p² तो आएगा 2q²। यहां पे पुटअप कर लेंगे ये 2q², हो जाएगा 2q² = 4r²। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस 4 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो 2q²/4 = r²। तो 2 2 = 4, तो q²/2 = r²। ओके, यहां से हमें क्या मिला, q² = 2 = r²। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें ये मिला कि 2q² को डिवाइड करता है। ओके, तो 2 डिवाइड्स q²। अब अगर 2q² को डिवाइड करता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। जिस तरह से यहां पर 2 ने p² को डिवाइड किया था तो 2 ने p को भी डिवाइड किया, उसी तरह से यहाँ पे 2 ने q² को डिवाइड किया है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। आर यू क्लियर? अब देखिए कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 से हमें यह मिला कि p और q ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है, यानी 2 p और q को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 p और q दोनों का क्या है, फैक्टर है। तो हमें कंडीशन नंबर 1 फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये मिल गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 क्या है, p और q का एक कॉमन फैक्टर है। ठीक, हमने p और q को क्या माना था, यहां पर हमने p और q को माना था कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये था कि p और q के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। यहां पे क्या है, यहाँ पे
टू पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर फिर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस बात ने हमारे उस अजम्पशन को, जिसको हमने ये माना था कि पी और क्यू दोनों को प्राइम हैं, उसको इस बात ने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। यानी हमने सब माना था कि दोनों प्राइम है, वैसा आया ही नहीं। क्यों? हमने माना था कि पी और क्यू के पास में सिर्फ और सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर है, यहां पे टू भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब हमने जो माना था उसको इस बात ने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया कि टू एक फैक्टर है पी और क्यू का, यानी कि ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P and Q are co-primes। हमने माना था कि co-primes है, यानी इनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर था, वो था वन, लेकिन यहाँ पे एक और कॉमन फैक्टर आ गया, टू आ गया। तो इस बात ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि P और Q co-primes हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से? ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है इसलिए क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत है। और एजम्पशन हमारा क्या है? एजम्पशन हमारा ये है कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ये हमारा एजम्पशन ही गलत है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अकर्ड, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has occurred due to our wrong assumption। यानी कि जैसा हमने माना था वो हमारा एजम्पशन गलत था। ठीक, अंडर रूट 2 को हमने रेशनल माना था, तो वो हमारा एजम्पशन ही गलत था। वो गलत कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे शो किया ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमने जो लेकर के हम चले थे वैसा नहीं आया। दैट मीन्स कि अंडर रूट 2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। मेरा ख्याल है ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, एजम्पशन क्या होता है, और हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, को-प्राइम क्या होते हैं, कैसे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे इससे कुछ एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और लगभग आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको प्रूफ करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, और इसमें ये गिवन है कि गिवन दैट अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। अंडर रूट 3 इर्रेशनल है, ये आपको पता है। आपको प्रूफ करना है कि ये भी इर्रेशनल है, तो इसमें भी वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करेंगे। क्या करना है? इसको आपको करना है लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। इसको हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो हम इसको p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a और b क्या है? a और b क्या है? ये इंटीजर्स है। क्या है ये इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स मान लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे? अब इस माइनस अंडर रूट 3 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड और a अपॉन b को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड। तो 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। ठीक, ये ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो b आएगा, b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5b माइनस a अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट 3। अब देखिए a और b दोनों क्या हैं? इंटीजर्स है। दोनों क्या है? इंटीजर्स है। जब a और b इंटीजर हैं तो 5b माइनस a अपॉन b क्या ये इंटीजर होगा? सर यही तो समझ में नहीं आता। अगर a और b इंटीजर हैं तो 5b माइनस a अपॉन b क्या इंटीजर होगा? इसको समझिए। अगर ये इंटीजर है
मान लीजिए कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है। ओके, तो 5 इंटू बी की वैल्यू -3 और -a की वैल्यू 2 और अपन b की वैल्यू -3, तो ये आ गया 5 3 15 माइनस का -2 और अपन -3 -17 अपन -3, ये कैंसिल हो गया, आ गया 17/3। जो 17 और दोनों तो ये दोनों क्या है, इंटीजर है। यानी ये ओवरऑल एक नंबर ऐसा बना जिसमें जिसका न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है। यानी ओवरऑल ये एक ऐसा नंबर बनेगा जो कि इंटीजर होगा या एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि जब a और b इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा एक रेशनल नंबर बन गया। अब ये रेशनल नंबर बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अगर दो चीज आपस में बराबर हैं तो जैसी वो है वैसी वो है, यानी जितनी वैल्यू उसकी है उतनी वैल्यू उसकी भी है। ठीक, तो ये क्या है? ये होगा एक रेशनल नंबर। ठीक, तो a और b दोनों क्या है, इंटीजर है, इसलिए एक रेशनल है। तो 5b माइनस a अपॉन b इज आर रेशनल। अब अगर ये रेशनल है दैट मीन्स कि √3 ये भी क्या है, रेशनल है। ये भी क्या हुआ, ये भी रेशनल हुआ। ये इसके बराबर है तो ये रेशनल हुआ। अब ये रेशनल है, यहां से आया, पर ये गिवन है कि √3 एक इरेशनल है। इसका मतलब ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, जो हमने माना उस चीज का ये विरोध कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहां से? ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ही इसलिए है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है कि ये एक रेशनल नंबर, यही रॉन्ग है। ठीक है, तो ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल हो गया, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट दिस contradicts that √3 is an irrational। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कैसे? तो दिस contradiction is due to our wrong assumption, This is why 5 minus √3 is an irrational number. This is how these type of questions are solved. Okay, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको ये वीडियो देखने के बाद। इससे पहले की वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो आपको एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।